वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ETF सीरीज़ के सेकंड वीडियो। अब जिन लोगों को ETF क्या है, ETF कैसे काम करता है, ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में ETF के जानना है तो आपको ETF का हमारा इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके ETF की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें जाकर आपको ये वीडियो भी मिलेगा और वो वीडियो भी मिलने वाला है, तो वहाँ जाकर आपको ETF के बारे में डेफिनेटली सीखना चाहिए। अब बेसिक्स आपको पता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, वो वीडियो आपने देखी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लियर और एक्शनेबल ETF स्ट्रैटेजीज। अब ये ETF स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉफिट हम जो बात कर रहे हैं, ये बिगनर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए भी है। आई एम श्योर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में उनको भी ये 7 स्ट्रैटेजीज के बारे में पता नहीं होगा। हो सकता है किसी को पता हो, 2 4 5 पता हो भी, लेकिन ये 7 स्टेप और 7 स्ट्रैटेजीज जो है इनको फॉलो करते हुए बिगनर्स हो चाहे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हो, दोनों ही ETF से प्रॉफिट बना सकते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ETF क्या है और ये कैसे काम करता है, तब तक आपको ये चीज़ें जो हम आगे स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे इनका भी ठीक से अंदाज़ा नहीं आएगा। तो बेसिक्स पता करके ही आप ये वाला वीडियो को देखना। अब जिन लोगों ये वीडियो पे पहली बार हैं उनको प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स का वीडियो डेफिनेटली देख लेना चाहिए। अब ये जो 7 स्ट्रैटेजीज है जिसके चलते हम जो है ETF से प्रॉफिट बना सकते हैं, उसमें जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है ETF बाइंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉफिट, वो है डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर आस्क योरसेल्फ। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो ETF में इन्वेस्ट करना है उसके आउटकम में आपको एक स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, या आप शॉर्ट टर्म ग्रोथ प्रॉफिट देख रहे हो, या आपको मंथली इनकम चाहिए वाया डिविडेंड। ये तीनों सवाल पहले खुद से करना है कि डू आई वॉन्ट अ स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, am I looking for a short term profit, or do I want a monthly income via dividend? Once you get the answer, उसके बाद आपको समझ में आएगा, जैसे आपकी ज़रूरत समझेगी उस हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी ज़रूरत पूरी होगी। अगर आपकी ज़रूरत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की है और आप एक लॉन्ग टर्म ETF में डालेंगे तो आपको उस तरह से आउटकम नहीं मिलेगा, रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले वो डिसाइड करना है। आप चाहते हो कि मंथली आपको डिविडेंड मिलता रहे ETF के थ्रू, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म का जिनका भी इंटेंशन होता है कि नहीं आज से 10 साल 5 साल बाद तक मुझे कोई ये पैसा इन्वेस्ट करके इतने जल्दी कोई रिटर्न्स नहीं चाहिए, पर 5-10 साल के लिए मैं फ्री हूँ, ऐसे लोगों को निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए कि मेरा जो वांटिंग है आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर मुझे अपना इनकम जनरेट करना है थ्रू द ETF, तो उनको शॉर्ट टर्म ETFs में जाना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म ETFs यानी सेक्टोरियल ETF, जैसे IT ETF हो गया, फार्मा ETF हो गया, इंफ्रा ETF हो गया, डिफेंस ETF हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म वालों को इनमें जाना चाहिए। अब जिनको डिविडेंड चाहिए मंथली, उनको डिविडेंड ETFs में जाना चाहिए। अब डिविडेंड ETFs कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब पे आपको एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डिविडेंड ETF, और हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो फुल लेकर आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आपको डिफाइन करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या आपको मंथली डिविडेंड चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आपको कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, यूज़ द कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी में 70 से 80% तक का आप इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्ट टू अ ब्रॉडर और लो कॉस्ट ETFs, और स्टेबिलिटी के लिए हम 70 से 80% तक के इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 70 से 80% तक का रिटर्न्स भी ले सकते हैं। अब ऐसे कोर और सैटेलाइट जो स्ट्रैटेजी होती है इसमें आपको निफ्टी 50 ETFs, सेंसेक्स ETF और नैस्डैक 100 ETF भी देखने को मिलता है, अगर आपका एक्सप्लोजर जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी है। अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, निफ्टी 50 का ETF है, सेंसेक्स का ETF आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सैटेलाइट की बात करें जहाँ पे 20 से 30% हाई ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, तो ऐसे में ऐड हाई ग्रोथ और सेक्टोरियल ETF फॉर हायर रिटर्न पोटेंशियल। अगर आपको सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स में जाना है तो आपको 20 से 30% हायर ग्रोथ देने वाले सेक्टोरियल ETFs और हायर रिटर्न पोटेंशियल वाले ETFs में जाना है। अब वो कौन से हो सकते हैं, तो फार्मा, IT, बैंकिंग, गोल्ड PSU ETF, इसके अलावा आपको जो है
थर्मेटिक ETF, थर्मल ETF, EVs के ETF होंगे, ESG के, AI के, इंफ्रास के। ये जो सेक्टोरियल ETFs है ये आपको 20 से 30% के रिटर्न्स दे सकते हैं, इन्हीं को सैटेलाइट ETF भी बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर आप थर्ड स्ट्रैटेजी की हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको SIP से इन्वेस्ट करना है या लमसम स्ट्रैटेजी से जाना है। अब SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यूज अ कोर ETF, जो कि हम कोर ETFs में जनरली SIP करना प्रेफर करते हैं। अब कोर ETFs यानी हमने पहले ही देखा कोर ETFs कौन से होते हैं, यानी कोर ETFs यानी निफ्टी 50, सेंसेक्स या नैस्डैक। अब निफ्टी 50 का ETF आपको एक टाइम में आपको बाय नहीं करना है तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से जाएंगे। हर मंथ आप थोड़ा अमाउंट ऐसे सेंसेक्स में, निफ्टी में ऐड ऑन करते जाएंगे ETFs में, तो ये हो जाएगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि रुपीज़ का जो कॉस्ट है वो एवरेज रिड्यूस रिस्क में मिलेगा आपको उस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि आपको लमसम अमाउंट डालना है, एक ही बार में आपको लमसम डालना है, तो आपको सैटेलाइट ETFs पे जाना है। सैटेलाइट ETFs यानी सैटेलाइट ETFs जैसे हमने पहले भी देख लिया है, सैटेलाइट ETF 20 से 30% तक की ग्रोथ दे सकते हैं और वो सेक्टोरियल ETFs में आते हैं। दोज आर सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट। लमसम के लिए सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिलेगी सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट में, चाहे आप फार्मा में जाओ, IT में जाओ, बैंकिंग सेक्टर्स में जाओ, इस तरह से। अगर आपको जाना है कोर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको SIP के थ्रू जाना चाहिए, यानी हर मंथ में थोड़ा जैसे 2000 4000 आप हर मंथ में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप एक ही टाइम पे 20 25 50 हज़ार इन्वेस्टमेंट करना है तो उस वक्त आपको सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम फोर्थ स्ट्रैटेजी की तरफ जाएं तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट यानी जब आप किसी भी सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो एंट्री आपको डीप के वक्त करना है, जब निगेटिविटी है तब करना है। टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट और रजिस्टेंट के हेल्प लेते हुए एंट्री आपको उसमें लेनी है, ताकि आपको जब भी ETF जो है ये लो में है तो बाय करना है, जब भी हाई आएगा तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जब भी क्रैश आएगा, जब भी डीप आएगा तब आप उसमें सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स में बाय कर सकते हो। फोर्थ स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो फॉलो मार्केट टाइमिंग स्ट्रैटेजी। अब ये ऑप्शनल है बट बहुत इफेक्टिव देखने को मिलती है। अब बाय कब करना है, तो जब मार्केट में करेक्शन चल रहा है ड्यू तो आपको बाय करना है, और पीक टाइम पे कभी भी आपको बाय नहीं करना है। और बाय करेक्शन कितना होना चाहिए, तो 5 से 10% का करेक्शन होना चाहिए रिसेंट हाई से, और उसके बाद जो है आप बाय कर सकते हो। इसके लिए आप RSI जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 40 ओवरसोल्ड जोन में आएगा, लेस देन 40, और मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो एट द टाइम ऑफ बाइंग। बट आपको जब भी करेक्शन होगा तब बाय करना है, वो भी 5 से 10% का रिसेंट हाई से। अब ये जानने के लिए आप RSI या मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ईयरली आपको रीबैलेंस करना है ETF के पोर्टफोलियो को, यानी जो अंडर परफॉर्मेंस ETF आपके अकाउंट्स में होंगे वो ETFs को रिमूव करना है। रिलोकेट प्रॉफिट इनटू अ बेटर सेक्टर और सेफर ETFs। अब आपने यहाँ पे जो है रीबैलेंसिंग करते वक्त रिमूव तो कर दिए, जो भी बेच दिए, यानी ETF जो भी सपोज टू भी IT सेक्टर अभी काम नहीं कर रहा है, IT सेक्टर के ETFs आपने बेच दिए, उस पैसों को पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज न करते हुए उसी पैसों के प्रॉफिट को आपको लेकर दूसरे सेक्टोरियल ETF में जो कि सेफर है और अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे उसमें इन्वेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि ये पैसा लेके अपन यूज कर लो इधर उधर और पैसे को खुद के सेल्फ यूज में लगा दो, उसी को आपको घुमाना है, उसी से आपको दूसरे ETFs को बाय करना है। इसके अलावा जो फिफ्थ स्ट्रैटेजी है वो है फोकस ऑन लो कॉस्ट लिक्विड ETF। यहाँ पे जो है आपका फोकस होना चाहिए लो कॉस्ट और लिक्विडिटी ETFs के पास। अब लो एक्सपेंसेस रेशो कितना होगा, 0.5% से कम। अब यहाँ पे हाई लिक्विडिटी यानी मोर ट्रेडिंग ETFs। अब बहुत बार जो है ETFs में हम ये वॉल्यूम को चेक नहीं करते। अगर वॉल्यूम आप चेक नहीं करते, वहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, वॉल्यूम कम है, बाइंग ज़्यादा है पर सेल नहीं हो रहा, या सेलिंग हो रहा है पर बाइंग नहीं हो रहा, तो ऐसे ETFs आप बाय करने के बाद वहाँ स्टक हो जाएंगे। तो आपको फोकस होना चाहिए कि लो कॉस्ट और लिक्विडिटी जो है ETF में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वॉल्यूम जो है ईजी रहे बाय और सेल के लिए, लो ट्रैकिंग एरर होना चाहिए, लो एक्सपेंसेस रेशियो 0.5% का होना चाहिए, हाई लिक्विडिटी यानी मोर ट्रेडिंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है। मोर ट्रेडिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू ईजी टू बाय एंड सेल।
आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग, वहाँ वॉल्यूम रहेगा ट्रेडिंग का, तो डेफिनेटली बाय और सेल करना आपको ईजी है। अगर वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है तो बाय तो हो जाएगा, स्टक हो जाओगे, सेल नहीं कर पाओगे। तो पहले वो चीज़ भी चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो होल्ड फॉर अ लॉन्ग वेल्थ। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो आपको, तो मोस्ट ETF प्रॉफिट्स कम्स फ्रॉम होल्डिंग आफ्टर अ 3 to 5+ ईयर्स। 5 साल या उससे ज़्यादा समय, मिनिमम 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है ETFs में, मैक्सिमम 5 सालों के बाद। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो तो मैक्सिमम पीरियड तक उसको होल्ड करके रखना। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन टाइमिंग इन द मार्केट। मार्केट में जितना समय रहेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट ETFs में क्रिएट करते आएगा, बशर्ते राइट टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया हो। अगर आपने गलत टाइमिंग में आपने एंट्री ली है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको डिप होने के चांसेस हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रैटेजी है वो है यूज़ स्मार्ट एग्जिट रूल। हमेशा याद रखना, बाय करने के बाद उस जो भी ETF आपने बाय किया है उसमें बने रहना ज़रूरी है, लेकिन सही समय तक बने रहना ज़रूरी है। लॉस पे लॉस होता जाएगा फिर भी आप बने रहेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हमें डिसीजन कैसे लेना है ETF में, हमें एग्जिट कब करना है, इस चीज़ के लिए आपको याद रखना है कि टारगेट आपका 15 से 25% प्रॉफिट पर ईयर होना ही चाहिए सेक्टोरियल ETF से। हम बात कर रहे हैं ओनली सेक्टोरियल ETF, कोर ETFs की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो सेक्टोरियल ETF में 15 से 25% के बीच में आपका प्रॉफिट एवरी ईयर बनना चाहिए। अब अगर नहीं बन रहा है या आपको एग्जिट करना है तो उसके लिए 3 स्टेप्स है, वो आपको याद रखनी है। पहले तो ETF अंडर परफॉर्मेंस अगर है, अब अंडर परफॉर्मेंस है 1 क्वार्टर में है, सो इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते। तो कम से कम 4 क्वार्टर में अगर ETF का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है उस ETF से। सेक्टोरियल आउटलुक वीकनेस अगर ETF में है तब भी आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। अब एक न्यूज़ आई, उस दिन वो सेक्टर जो है उसका अंडर परफॉर्मेंस रहा, उसमें वीकनेस रहा, तो हम एग्जिट करेंगे क्या? नहीं। कंसिस्टेंसी से अगर कोई सेक्टर है कि जो खराब परफॉर्मेंस करता जा रहा है और सेक्टर जो है उसमें कोई अभी पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव चीज़ें दिख नहीं रही है जिससे ग्रोथ हो, वैसे सेक्टर्स को सिर्फ आपको जो है एग्जिट करना है। जैसे IT सेक्टर पे अभी टैरिफ की वजह से बहुत नेगेटिविटी है, वीकनेस है, दैट्स मीन IT के ETF से हम एग्जिट करेंगे क्या? नहीं, अभी फिलहाल नहीं। आने वाले समय में अगर ग्रोथ नहीं दिखाता है तो हम इसमें से एग्जिट करेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका जो रिटर्न है जो आप चाहते थे कि मुझे 20-50 या 50% रिटर्न मिल जाए और वो टारगेट मेट हो गया है, तब भी आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका टारगेट मीट हो गया है तो कंपलसरी आपको आगे बढ़ाना ही है। इफ़ यू वांट टू होल्ड फॉर अ मोर 5 years और 10 years, इट इज़ गुड। बट अगर आपका टारगेट इतना ही था कि मुझे इतने रिटर्न्स बना के निकलना है, 50,000 मुझे चाहिए, इतना बन गया, अब इतना निकलना है, तो आप उतने में भी निकल सकते हो। तो ये 3 रूल्स आपको स्मार्टली याद रखना है एग्जिट के। अब इसमें मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगी। बोनस ये है कि स्मार्ट प्रॉफिट प्लान बाय गोल। हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका एक गोल डिसाइडेड होना चाहिए। ETF का होल्डिंग पीरियड, जैसे गोल ETF टाइप होल्डिंग पीरियड, ये एक आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ इंडेक्स अगर आप बनाना चाहते हो तो इंडेक्स ETFs को यूज़ करो। अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर बनाना है तो आपको इंडेक्स ETFs को यूज़ करना है, निफ्टी, सेंसेक्स, और वो भी 5 से 10 साल का आपका जो है एक होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म आपका एक वेल्थ क्रिएट होगा। उसके अलावा ग्रोथ प्लस रिस्क अगर आप चाहते हो या ले सकते हो तो आपको नैस्डैक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफ्रा, ये ETFs में इन्वेस्ट करना है। 2 से 3 साल का आपका होल्डिंग होना चाहिए मिनिमम, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा हेज गोल्ड ETF जो है वो भी आप उसको भी होल्ड कर सकते हो और उसमें भी आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। होल्ड ड्यूरिंग द वोलेटिलिटी, ये भी याद रखिए, क्योंकि हेज गोल्ड ETF में वोलेटिलिटी कम देखने को मिलती है। जब भी वोलेटिलिटी देखने को मिले या डाउन में आपको देखने को मिले ETF, उस वक्त आपको बाय करना है। अगर आपको मंथली इनकम चाहिए
तो आपको डिविडेंड पेइंग ईटीएफ्स में बाय करना है, वो भी 1 साल से ज़्यादा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, डिविडेंड पेइंग ईटीएफ्स कौन से हैं जो कि मंथली डिविडेंड देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो बने तो आप डिविडेंड ईटीएफ मुझे कमेंट में लिखिए, मैक्सिमम कमेंट्स पे हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और नहीं बना पाए तो हमारे ईटीएफ सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली यहाँ पे हम आगे बनाएंगे, 3rd वीडियो जो कि नेक्स्ट संडे को अपलोड हो जाएगा। ईटीएफ का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ऐड होते जाएंगे, आप जाके पूरा ईटीएफ का सीरीज देखकर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। यहाँ पे अब हमारे पास 2 टॉपिक हैं, एक तो हम टॉप 5 ईटीएफ्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन से होना चाहिए जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम डिविडेंड पेइंग ईटीएफ देखेंगे। अगर डिविडेंड ETF कमेंट सेक्शन में आता है तो हम डिविडेंड ETF देखेंगे। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।